कुछ वॉल्यूम एनक्लोज कर रखा है, तो उस वाले से मैक्सिमम फ्लक्स। अगर मुझसे पूछे कि कोई नेट फ्लक्स बता। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और डाइपोल मूवमेंट को जब, या किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर फील्ड की वजह से जो टॉर्क लगता है उसका एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था। उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हम लोगों ने किए थे। तो डाइपोल वाला टॉपिक जैसा मैंने आपको बोला था कि वहाँ तक डन हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो डिस्कशन इस वाले चैप्टर में बचता है दैट इज़ रिलेटेड टू गॉस लॉ। लेकिन गॉस लॉ को पढ़ने के लिए हम लोगों को पहले एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सीखना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, कैसे किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाता है, ये सारा डिस्कशन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कैसे किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से एक डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमारा मतलब क्या है। एक बार डेफिनेशन से क्लियर करते हैं, फिर डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, किसी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ एरिया प्लेस कर रखा है। ठीक, ऐसे करके कुछ सर्कुलर रीजन आप एज्यूम कर लीजिए और मान लीजिए कि इस साइड से इस वाली डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। उसमें जो आपने रीजन या जो एरिया प्लेस कर रखा है उस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही हैं, इस चीज़ की मेजरमेंट को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो एरिया किसी भी शेप का हो सकता है, वो इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, वो सर्कल हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, वो रेक्टेंगल हो सकता है, वो कोई क्लोज्ड सरफेस एरिया भी हो सकता है, वो कोई ओपन सरफेस एरिया भी हो सकता है। तो उस सरफेस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पेनिट्रेट कर रही हैं, उस चीज़ की मेजर जो चीज़ करती है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक बार डेफिनेशन से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a given area held inside an electric field is the measure of the total number of electric lines of force passing normally। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पासिंग नॉर्मली, कि नॉर्मली कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया में से पास कर रही हैं, उसी चीज़ की मेजरमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, डायग्राम से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस वाली डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, इस वाली डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से हमने प्लेस किया हुआ है। ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान आपको पता है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस लाइंस, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लीजिए आपने एक सर्कुलर रिंग इस तरीके से प्लेस कर दी है, सच दैट कि रिंग का जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी ये अगर रिंग का प्लेन है, ये जो मेरे हाथ है इसके जस्ट ऐसे करके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो अगर आप इस वाली रिंग को देखोगे तो चारों की चारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही है। एक और छोटी सी रिंग कंसीडर करते हैं, एक ये वाली रिंग है, इस वाली रिंग का भी जो प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और एक और छोटी सी रिंग कंसीडर करते हैं, लेट्स कॉल इस रिंग को, ये मैंने बोल दिया। ठीक है, इसको रिंग नंबर 1 बोल देते हैं, R1, इसको R2 बोल देते हैं और इसको R3 बोल देते हैं। अब तीनों रिंग में से आप देख पा रहे हैं कि ये जो रिंग बड़ी वाली रिंग है, यानी कि जो R2 रिंग है, इसमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ये जो R3 रिंग है इसमें से सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, और जो R1 वाली रिंग है उसमें से एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पेनिट्रेट कर रही है नॉर्मली। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो रिंग है, जो R2 रिंग है, इसके एरिया में से मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है। ठीक है, और इस वाले केस में उससे कम, और लास्ट में सबसे कम किस में से पास कर रहा है, R1 में से। ठीक है, तो अगर हम फ्लक्स के बारे में बताएं कि किस में से ज्यादा पास कर रहा है, तो जिस रिंग का एरिया ज्यादा है, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया पास कर रही हैं। लाइनों का नॉर्मल कंपोनेंट ही कंसीडर करना, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ओके, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें आपने ठीक है गेस कर लिया कि चारों की चारों जो रिंग थी वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक, यानी उनका जो प्लेन था वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, इसलिए इस केस में हम लोग कंपेयर कर पाए। मान लीजिए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ये वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं, एक रिंग तो ऐसे करके रखी है, यानी कि इसका तो प्लेन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और एक रिंग हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्लेस कर दी। ठीक है, सच दैट कि ये जो रिंग है ना कुछ इस तरीके से रखी हुई है। अगर इस तरीके से रखेंगे तो इसका प्लेन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाएगा। यानी हो सकता है कि एक लाइन एरिया को क्रॉस, मतलब एरिया के साथ खिसकती हुई ऐसे करके चली जाए और दूसरी नीचे वाली लाइन ऐसे करके चली जाए, तो कोई भी लाइन इसके एरिया में से नॉर्मली पेनिट्रेट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब इस वाली रिंग में से जो फ्लक्स पास हो रहा है इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज 0, और इसमें से तो पास हो ही रहा है जिसमें से वही पास हो रहा है जितना इस वाली केस में पास हो रहा था, यानी मैक्सिमम। इस
वाले केस में जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है। इट मीन्स किसी भी गिवन एरिया में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि उस एरिया का टोटल सरफेस एरिया कितना है प्लस उसकी ओरिएंटेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अगर आप इन दोनों डायग्राम को देखो तो ये वाली ओरिएंटेशन में हो सकता है कि इसका भी एरिया लेट्स से ए हो और इसका भी एरिया ए हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो एरिया है ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड रखा हुआ है और ये जो एरिया ये पैरेलल इस वाले एरिया का जो प्लेन है दैट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि इस चीज से भी फर्क पड़ता है कि ओरिएंटेशन क्या है ना। तो इसका मतलब थीटा पे भी डिपेंड करेगा। तो आगे जाके जब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो तब देख पाएंगे कि इस वाले केस में जीरो कैसे हो गया, इस वाले केस में मैक्सिमम कैसे हो गया, और भी एक आधी ओरिएंटेशन मान लो आप ऐसे करके कोई ओरिएंटेशन अज्यूम कर लो, ठीक है। तो इस वाले केस में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, लेकिन उनका भी हमें नॉर्मल कंपोनेंट कंसीडर करना, तो इस वाले केस में भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। अब ओरिएंटेशन की बात आ गई तो हम एक बार थीटा फिक्स कर लेते हैं कि मुझे कौन से थीटा को कंसीडर करना है। तो किसी भी गिवन एरिया के लिए ना उसका एक एरिया वेक्टर होता है। जब आप वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ते हैं क्लास 11th में तब आप बोल देते हैं कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी? मान लीजिए आपके पास ये स्क्वायर है कोई, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसका कुछ ना कुछ एरिया है, लेट्स कॉल दैट एरिया टू बी ए, जो कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मान लो इसकी साइड एक ए है तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसके एरिया का मैग्नीट्यूड। अब मैं आपसे कहूं कि इसके एरिया अगर इसका वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा, इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्क्वायर। जो भी स्क्वायर सरफेस आपको दिख रहा है बिल्कुल उसके नॉर्मल, और उसके नॉर्मल क्या हो सकता है? ये मार्कर जो आपकी तरफ बाहर की तरफ जा रहा है या इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, ठीक है। और अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये फोन है, इस फोन को अगर आप देखें तो अगर मैं फोन को ऐसे करके रख रहा हूं तो ये नॉर्मल टू द फोन, ये जो चीज है ये इसका सरफेस एरिया बताएगा, या फिर ये इसका सरफेस एरिया, ये जो नीचे वाले सरफेस है ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रखा है, अगर ये फोन एग्जैक्टली ऐसे करके घूम जाए, ठीक है, अब इसका ये वाला जो एरिया है इसका नॉर्मल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये जो इस तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये जो फोन है इसका इधर वाले सरफेस को देखोगे तो इसका जो नॉर्मल टू द सरफेस है वो ये है, तो ये इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देगा। इसका मतलब अगर कभी भी आपको टू डायमेंशनल एरिया या कोई ओपन सरफेस एरिया दिखे तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू इट्स सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसका बिल्कुल आउटवर्ड नॉर्मल होगा आपकी तरफ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके एक एरिया ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कोई रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ करी है, ठीक है, और अगर कोई आपसे पूछे कि इसका एरिया वेक्टर किधर है, नॉर्मल टू द रेक्टेंगल, कुछ इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में भी हो सकता था, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसका ए कैप होगा, ए कैप माने एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है, अंडरस्टैंड। मान लीजिए ऐसे करके मैंने एक सर्कुलर प्लेट यहाँ पे रखी है या डिस्क रखी है, इसके अगर एरिया की बात करें तो ये एग्जैक्टली ऐसे करके इस प्लेन में रखी हुई है, एग्जैक्टली इस प्लेन में, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर जो हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, इसको बोल देंगे ए कैप या एन कैप भी बोल सकते हैं, ठीक है। आउटवर्ड नॉर्मल रखना है या सॉरी आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस रखना है, अपवर्ड भी हो सकता था, डाउनवर्ड भी हो सकता था। जैसे इसका मैंने राइट हैंड साइड पे बनाया, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता था, इसका आउट ऑफ द पेज बनाया, इनटू द पेज भी हो सकता था। कौन सा कंसीडर करना है वो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की सेंस से पता कर लेंगे कि हमें किस वाले एरिया वेक्टर को कंसीडर करना होता है, लेकिन होगा हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, ठीक है, या परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, ठीक है। अब एरिया वेक्टर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हमने थीटा कंसीडर करना है वो प्लेन का कंसीडर नहीं करना, वो हमने कंसीडर करना है उसके एरिया वेक्टर का और फील्ड का एंगल कंसीडर करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि जो भी फ्लक्स होगा किसी गिवन एरिया में से वो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा लाइनें उसमें से पास करेंगी। दूसरी चीज उस एरिया के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है कि जितना ज्यादा एरिया होगा उसका उतना ज्यादा फ्लक्स उसमें से उतनी ज्यादा लाइनें उसमें से पास करेंगी, तो फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड करता है। तीसरी चीज एरिया वेक्टर और फील्ड की ओरिएंटेशन क्या है यानी कि थीटा पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को एक साथ जब हम इकट्ठा करते हैं तो हम देख पाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको फाई से लिखा जाता है, इस वाले सिंबल से इसको लिखेंगे फाई से, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसके कोसाइन पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कॉस थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक सा जनरल फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि पूरे एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म है तो पहले हम लोग स्मॉल से एरिया एलिमेंट के लिए फ्लक्स निकालते हैं, फिर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यूजली ये जो फॉर्मूला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और थीटा उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो कहीं ना कहीं हम इस फ्लक्स को लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट इसको लिखा जा सकता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि जब ई वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला रिलेशन बन जाएगा। सो यहां पे लिख देते हैं वेयर थीटा इज द एंगल, where theta is the angle between E vector and A vector, E vector and A vector। ठीक है, आप सोच के देखिए जब जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos 0 1 होता है यानी मैक्सिमम होगा, है ना, इसका मतलब मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। और जब जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो जिसकी वजह से फ्लक्स 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसी फॉर्मूले से एक तो SI यूनिट निकाल लेते हैं। फ्लक्स के SI यूनिट जरा देख लीजिए क्या आ जाएंगे। SI यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएंगे, ये तो कॉस थीटा, ये तो जो थीटा है उसको रेडियन में पुट करोगे तो कॉस उसका एक नंबर एक वैल्यू देगा। एरिया के यूनिट लिखने हैं और ई के यूनिट लिखने हैं। ठीक है, एरिया के यूनिट क्या हो जाएंगे मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और यूनिट होते हैं वोल्ट पर मीटर। तो अगर हम वोल्ट पर मीटर यूज करें, वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एक और यूनिट आ जाएंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर भी है, वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर करेंगे तो वोल्ट मीटर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि दो क्वांटिटीज के डॉट प्रोडक्ट से आ रही है तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं। जो इसके 3 केस हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन इज, जैसे अगर इस ओरिएंटेशन को देखा जाए तो इस ओरिएंटेशन में आप देख पा रहे हैं कि ये जो तीनों की तीनों रिंग मैंने रखी हैं, इस वाली रिंग का एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में, इस वाली रिंग का एरिया वेक्टर भी कुछ इस डायरेक्शन में, इस वाली रिंग का भी एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे कि ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा एरिया वेक्टर यानी कि ए कैप। एरिया वेक्टर और ए कैप के बीच में एंगल 0 दिख रहा है क्योंकि दोनों आपको पैरेलल दिख रहे हैं। यहाँ पे भी दोनों पैरेलल और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल दिख रहे हैं। अगर आप इस वाली डायग्राम को देखें तो इसलिए इन वाले केसेस में जो फ्लक्स आया था दैट इज E इंटू ए इंटू कॉस 0 विच इज 1। ठीक है, तो इसमें सिंपली मैक्सिमम फ्लक्स था जो तीनों में से पास हो रहा था। ठीक है, अगर आप इस वाले डायग्राम को देखें तो इस वाले डायग्राम में जो इस वाली रिंग में से फ्लक्स पास होगा, इसका एरिया वेक्टर जरा हम ड्रॉ करेंगे तो वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा यानी कि ए कैप तो या एरिया वेक्टर इधर आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल साफ साफ दिख रहा है कि भैया 90 डिग्री है। एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 0, इसलिए इस वाली रिंग में से फ्लक्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 0। इस वाली में से मैक्सिमम पास कर रहा है। अब इस वाली को अगर देखा जाए तो इस वाली रिंग का जो एरिया वेक्टर हो जाएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आने वाला है जिसको हम ए कैप बोलेंगे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनेगा। तो इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो इस और इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस वाले केस में मैक्सिमम है, इस वाले केस में 0 है, तो ये बीच वाला कोई ओरिएंटेशन है क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 60 45 कुछ भी हो सकती है, उस पर डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो थीटा पे कैसे डिपेंड करता है ये डायग्राम हमें इस बात को बहुत अच्छे से पिक्चराइज कर रही है। इस वाले केस में थीटा 90 तो फ्लक्स 0, इस वाले केस में थीटा 0 तो मैक्सिमम फ्लक्स, और ये कोई बीच वाली ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो एरिया का ओरिएंटेशन बड़ा मैटर करता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है। ठीक है, ओके। ये जितने भी मैंने सर्फेसेस आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये ओपन सर्फेसेस हैं। ओपन सर्फेसेस मतलब ऐसे सर्फेसेस जिन्होंने कोई भी एरिया कोई भी वॉल्यूम एनक्लोज नहीं कर रखा। लेकिन फिजिक्स के अंदर जब हम 3 डायमेंशनल फिगर्स की बात करते हैं, जैसे क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, उनके भी अपने एक सर्फेस एरिया होते हैं और वो एक वॉल्यूम एनक्लोज करते हैं, तो उनके लिए उनको हम क्लोज्ड सर्फेस बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर ओपन सर्फेस की बात आ रही है तो यूजुअली जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वही ले लिया जाता है जो
इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की सेंस में ले लिया जाएगा, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की सेंस में ले लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक एरिया वेक्टर और दिख रहा है कि भैया इधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो हम एरिया वेक्टर भी कुछ इसी डायरेक्शन में लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लक्स का एक आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। लेकिन जब किसी क्लोज्ड सरफेस की बात करी जाती है जिन्होंने कुछ वॉल्यूम एनक्लोज कर रखा है, तो उस वाली सिचुएशन में जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं क्यूब का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जो हमारे पास क्यूब है उसका एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें देखते हैं क्या आता है। मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास एक क्यूब है, ओके आपको बोला जाए कि ये क्यूब है, ये क्लोज्ड सरफेस है, इसके 6 सरफेसेस है ना, 6 फेसेस हैं, तो अगर कोई पूछे कि ये वाला जो फेस है, इस वाले फेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इस वाले फेस का एरिया वेक्टर अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, लेकिन अगर सरफेसेस क्लोज्ड हैं तो आपको जो एरिया वेक्टर लेना है वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेना है। तो इस वाले फेस के आउटवर्ड नॉर्मल बनेगा कुछ ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एन कैप या ए कैप भी बोल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पूछे कि ये जो फ्लोर है इसका सरफेस एरिया किस तरफ बनेगा, जिसको मैंने ऐसे करके शेड कर दिया, ये फ्लोर वाला है ना, तो फ्लोर का जो सरफेस एरिया वो बनेगा आउटवर्ड नॉर्मल, यानी कि कुछ नीचे की डायरेक्शन में। ये जो छत है इसका अगर हमसे पूछे कि भैया इसका एरिया वेक्टर किस तरफ बनेगा, तो नॉर्मल टू द जो भी रूफ है उसके नॉर्मल कुछ ये वाला इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो जितने भी क्लोज्ड सरफेसेस होंगे उनके लिए जब भी आपको एरिया वेक्टर बनाना है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। सिमिलरली एक आधा और डायग्राम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस भी कंसीडर कर लेते हैं। ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस को अगर आप देखोगे तो सिलेंड्रिकल सरफेस के 3 सरफेसेस है, एक ये वाला सर्कुलर प्लेन, एक वाला ये वाला सर्कुलर प्लेन और ये वाला कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब इस कर्व्ड सरफेस के लिए अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके, ये आउटवर्ड नॉर्मल है, ठीक है। और इन वाले सरफेसेस को अगर आप देखें तो ये सर्कुलर शेप के हैं या सर्कुलर प्लेन्स हैं, तो इस वाले के लिए जब एरिया वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा तो कुछ इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाएगा, इसको एन कैप बोला जाएगा। सिमिलरली इसके लिए इसको एन कैप बोला जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो भी क्लोज्ड सरफेसेस हैं उनके एरिया वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आउटवर्ड नॉर्मल को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया, पीछे मैंने क्यूब का बता दिया। इसके अलावा जो 2 डायमेंशनल है जैसे डिस्क है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उनके लिए जो एरिया वेक्टर है आप इस साइड भी ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं। प्रेफर किस डायरेक्शन में किया जाता है, जिस सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, तो उस वाली सेंस को ज्यादा कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा एक और का देख लेते हैं, स्फीयर का भी देख लेते हैं, क्योंकि स्फीयर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए एक स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। इस स्फीयर के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस है लेट से आर, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस ले लेते हैं लेट से कैपिटल आर। अब इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए जब एरिया वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा, मान लो यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, तो इसका सरफेस एरिया वेक्टर कुछ यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा, ए कैप या फिर एन कैप। मान लो यहाँ पे ड्रॉ करना है तो इस लाइन को ज्वाइन करके ये इसका एरिया वेक्टर आ जाएगा। मान लो यहाँ ड्रॉ करना है तो ये इसका एरिया वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि जो भी एरिया वेक्टर होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो जो स्फीयर है उसके लिए हो जाएगा हमेशा रेडियली आउटवर्ड, कहीं पे भी अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। ओके, तो अभी तक मुझे लगता है कि बेसिक सा आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है कि एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे देखा जाता है, और फ्लक्स का बेसिक सा डेफिनेशन हमें क्लियर हो गया है ना, ठीक है। अब सीधा ऐसा करते हैं, इस पे बेस्ड कुछ 1-2 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं और जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आएगा। सबसे सिंपलेस्ट सवाल एक बार करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, कंसीडर अ स्क्वायर, कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर, calculate the electric flux through the square surface, through the square if it is placed in a uniform electric field, in a uniform electric field of 10 Newton per Coulomb, which is directed
डायरेक्टेड नॉर्मल टू द या परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, perpendicular to the surface area of perpendicular to the surface area of square। ठीक है, ओके। तो आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये रहा। जो भी स्क्वायर है उसकी एक साइड दे रखी है तो उसका हम एरिया भी निकाल सकते हैं। और ये मेंशन कर रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्क्वायर सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो कुछ ऐसे से करके ये बनेगा कि मान लीजिए ये मेरे पास एक स्क्वायर सरफेस है, ठीक है, ये एक स्क्वायर सरफेस है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, जो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, वो कुछ ऐसे करके लगा हुआ है, कुछ ऐसे करके इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इस वाले स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी कुछ ऐसे करके इसी डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इसी डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो इसके लिए जब आप फ्लक्स लिखेंगे दैट इज ई ए कॉस 0 विच इज 1। फाई का वैल्यू आ जाएगा ई इंटू ए। ए इज द एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, है ना। तो आपके पास हो जाएगा 10 इंटू 1 दैट इज 10 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे लिए फ्लक्स का वैल्यू इस वाले स्क्वायर सरफेस में से जो पास कर रहा है। ठीक है आपको बस ये देख लेना है कि वो जो भी सरफेस है उसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर को और फील्ड को आपने डील करना है। वो एरिया रखा कैसे हुआ, उसका प्लेन कैसे है, उस पर आपने कंसंट्रेट नहीं करना, आपके ने उसके एरिया वेक्टर पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई अगर आपके पास एक स्क्वायर सरफेस है या सर्कुलर सरफेस है, वो आपने एक्स वाई प्लेन में रखा है। तो अगर आप उसको एक्स वाई प्लेन में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो एरिया वेक्टर है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा। मान लीजिए आपने उसी सरफेस एरिया को लेट से जेड एक्स प्लेन में रख दिया, तो जब उसको जेड एक्स प्लेन में रखेंगे तो उसका जो एरिया वेक्टर आएगा, अब z और x तो बचा कौन सा y, तो उसका j कैप के लॉन्ग या फिर y एक्सिस के लॉन्ग उसका सरफेस एरिया वेक्टर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उन एरिया वेक्टर को लेंगे। अब ऐसा करते हैं, इसी चीज पे बेस कुछ बेसिक से पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो है। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट में क्या पूछ रखा है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट में इसने लिख रखा है एक्स वाई प्लेन, कह रहा है कि जो भी सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूं वो एक्स वाई प्लेन में है। तो देखो भाई, अगर वो एक्स वाई प्लेन में है उसका एरिया का मैग्नीट्यूड उसने दे रखा है। तो जब मैं इसका एरिया वेक्टर लिखूंगा, पहले यहाँ पे एरिया का मैग्नीट्यूड दैट इज 100। ठीक है, फिर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लिखना चाहता हूं, और एरिया रखा किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो उसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में हो जाएगा, जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में माने के कैप आ जाएगा। ठीक है आपके पास, तो ये उसका एरिया वेक्टर है जो कि मैंने यहां लिख लिया है। ठीक है, साथ ही साथ उसने इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, अब उसने बोला है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जी ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ई वेक्टर और ए वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसमें सिर्फ के है तो के वाला कॉफिशिएंट ही कंट्रीब्यूट करेगा, आंसर आ जाएगा 300 वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर भी बोला जा सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। एरिया के बारे में सबसे पहले फिगर आउट करो कि कौन से प्लेन में रखा है, सच दैट कि उसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूं जो भी हमें प्रोवाइडेड है, दैट इज 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड ओवर एन एरिया ऑफ, उसके बाद एरिया वेक्टर भी आपको वेक्टर फॉर्म में ही दे रखा है। पिछले सवाल में आपको पहचानना था कि उसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, इस सवाल में ऑलरेडी उसने आपको जो एरिया है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, यानी कि 2 आई कैप माइनस जे कैप इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया, एरिया वेक्टर भी दे दिया। अब सिंपली क्या करना है, फ्लक्स निकालना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। सो फाई आपके पास आ जाएगा, ई और ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है। इसमें आई है जे है तो सिर्फ आई और जे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपके पास 10, ये हो जाएगा आपके पास -4। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई में है 10⁵, इसके साथ मल्टीप्लाई में है 10⁻²। आंसर आ जाएगा जी आपके पास यहाँ से 6 × 10⁻³ वोल्ट मीटर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।
ठीक है। इसमें के कैप नहीं है इसमें के कैप नहीं है तो उसको जीरो के कैप, जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ऑटोमेटिकली वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। ओके, सब कुछ ऐसा ही नोट में दे रखा था, इसलिए फाइनल आंसर हमारा 6 × 10⁻³ वोल्ट मीटर आ गया। ओके, क्लियर है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछ रखा है? नेक्स्ट सवाल में भी यही पूछ रखा है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का सवाल है। एक बार देख लीजिए। पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे लिए वाई एक्सिस है। पहले क्यूब बना लेते हैं, क्यूब से हम अच्छे से गेस कर पाएंगे। तो इमेजिन एक क्यूब कंसीडर करते हैं जिसके जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, ओके। तो ऐसा करते हैं, इस क्यूब की ये वाली जो साइड है इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये मेरे लिए बन जाएगा एक्स एक्सिस। इस क्यूब की ये वाली साइड है जो इसको ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं, ये मेरे लिए बन जाएगा वाई एक्सिस। और इस वाले क्यूब की ये वाली साइड को जेड एक्सिस बोल देते हैं। तो अब ये क्यूब दे रखा है आपको। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसने दे रखा है कि जो किस डायरेक्शन में लगा हुआ है हमारे लिए एक्स एक्सिस में। आप देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको आई कैप दिख रहा है ना, और आई कैप यानी सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे करके डायरेक्टेड होगा, लाइक दिस। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर एंटर करेगी और यहाँ से इस वाले सरफेस को लेफ्ट कर जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर एंटर करेगी, यहाँ से इसको लीव कर जाएगी। यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से लीव कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर लगा हुआ है। आप देखिए ये जो दो सरफेसेस हैं, सॉरी ये जो दो सरफेसेस हैं, एक तो ये वाला सरफेस, ठीक है, और एक ये वाला सरफेस जिनको मैंने शेड कर दिया है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यही कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब ये जो छत हो गई, ये जो सामने वाला फेस जो आपको दिख रहा है या पीछे वाला या फ्लोर वाला जो फेस है, इनके एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले। अब दूसरी चीज, इस वाले में से जितना फ्लक्स एंटर करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एरिया और इसका एरिया भी सेम है, तो यहां से जो फ्लक्स एंटर करेगा यहां से लिखेंगे उसको इनवर्ड फ्लक्स, फाई इनवर्ड। फाई इनवर्ड क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी लगा हुआ है इनटू एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड है और इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, मैंने अभी बताया कि क्लोज्ड सरफेसेस के लिए हमेशा एरिया वेक्टर को आउटवर्ड नॉर्मल लेना है। तो अगर इस वाले फेस का आउटवर्ड नॉर्मल आप कंसीडर करेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। तो आप देखिए कि ए कैप और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है 180, है ना, तो आपके पास हो जाएगा ई ए कॉस 180। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा फाई इनवर्ड इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ए, जो भी होगा एरिया वेक्टर जो भी होगा इसका। ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा, तो इसके लिए तो हो गया इनवर्ड। इनवर्ड फ्लक्स को हमने नेगेटिव लिया क्योंकि एंगल कितना आ रहा था 180। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है और इसका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो जब यहाँ पे आप फाई आउटवर्ड निकाल लेंगे, फाई आउटवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड इसलिए बोला क्योंकि एंटर कर रहा है फील्ड उस क्यूब के अंदर और यहाँ से क्यूब से बाहर निकला इसलिए आउटवर्ड लिखा। यहाँ पे लिखोगे तो ई इंटू ए इंटू कॉस 0 आ जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एंगल 0 आ गया। तो आपके पास आ जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस 0 विच इज 1, ये पॉजिटिव आया। तो आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव आया है, इनवर्ड फ्लक्स जो है वो नेगेटिव आया है। अगर मुझसे पूछे कि कोई नेट फ्लक्स बताइए, क्योंकि उसने पूछा भी नेट फ्लक्स है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना आउटवर्ड पूछा ना इनवर्ड पूछा, सिर्फ नेट फ्लक्स पूछा। तो जब भी नेट फ्लक्स की बात आएगी तो फाई नेट हमारे पास हो जाएगा फाई इनवर्ड प्लस फाई आउटवर्ड। ठीक है, फाई इनवर्ड आया हमारे पास माइनस ई ए और फाई आउटवर्ड हमारे पास आया ई ए। ठीक है, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जितना फ्लक्स उसके अंदर एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स उसमें से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो नेट फ्लक्स इस वाले केस में 0 हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाली सिचुएशन को कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अगला केस करते हैं इसमें, if the field is non-uniform, if the field is non-uniform, ठीक है, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यही एरिया कंसीडर कर लिया, ये वो एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं,
ये वो एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो पास हो रहा है वो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका या तो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों स्पेस में चेंज होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा सा दिख रहा है आपको, लेट्स से। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से ज्यादा दूर है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इतने से एरिया के लिए, छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स निकालें और इस वाले छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स निकालें, तो क्या फ्लक्स की वैल्यू सेम आएगी? नहीं, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग है, तो मैं एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरे एरिया के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स निकालूंगा, डी फाई निकालूंगा। डी फाई कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो पहले छोटा सा एरिया एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा एरिया मैंने एलिमेंट लिया मैंने डी ए वेक्टर, इसके लिए फ्लक्स निकाल लीजिए। अच्छा, इसके लिए जो फ्लक्स निकालोगे वो डी फाई आएगा, और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, तो डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करके आप टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब कभी भी आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म दे रखा है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। पीछे मैंने जो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लिखा कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पूरे एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपने तब करना है जब पूरे रीजन में या पूरे एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यानी उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो एरिया के साथ साथ चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कि हम एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरे एरिया के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल है। ओके तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए जब भी ओरिएंटेशन आएगी उसको ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड कुछ सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के साथ, वाई के साथ या जेड के साथ चेंज हो रहा होगा। तो हमें एक्चुअली ये देखना पड़ेगा कि जिस भी एरिया के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा हूँ, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार सभी एरिया के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो जब भी कभी भी आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा ऐसे सवालों में, तो यूजली वो x का, y का या z का या फिर तीनों का फंक्शन होगा। ऐसे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा, क्योंकि वो x, y और z के साथ स्पेस में चेंज होएगा। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू चेंज होगी या z की वैल्यू चेंज होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होने वाला। ठीक है, तो इस तरह का जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको कैसे डील करना है, वो हमेशा इंटीग्रेशन से डील होगा। ठीक है, आप पहले छोटे से एलिमेंट के लिए फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर टोटल के लिए उसको इंटीग्रेट करके टोटल या फिर नेट फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हमने फ्लक्स का इंट्रोडक्शन कर लिया है, इसके बाद अगली जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर मान लो आपको किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फ्लक्स पता चल गया किसी गिवन एरिया में से, ठीक है, तो आप क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं या क्या आप उसके अंदर का चार्ज बता सकते हैं? तो आंसर इज यस। इसके बारे में हमारी हेल्प करेगा गॉस लॉ या गॉस थ्योरम जिसको बोल देते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। गॉस थ्योरम हमें बताएगी कि मान लीजिए आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, उसमें कुछ चार्ज रखा है और उसमें से जो फ्लक्स आ रहा है, बस आपको ये बता दिया जाएगा गॉस लॉ से कि इसमें से जो फ्लक्स आ रहा है वो कितना है। वो सिर्फ अंदर के चार्ज पे डिपेंड करता है कि उस क्लोज सरफेस में अंदर चार्ज कितना है। ठीक है, तो सिंपली क्यू एनक्लोज्ड आपको देखना है और आप फ्लक्स बता देंगे। सरफेस की शेप कैसी है, सरफेस क्यूबिकल है, सर्कुलर है, सॉरी स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, या किसी भी क्यूबॉइड या पैरेललोपाइप्ड है, किसी भी शेप का है, बस अंदर का चार्ज मैटर करता है। बस चार्ज अंदर होना चाहिए, एंटायर चार्ज अंदर होना चाहिए। अगर एंटायर चार्ज अंदर है तो बस उस चार्ज की हेल्प से आप उसमें से निकलने वाला फ्लक्स बता सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ स्टैंडर्ड जो डायग्राम्स है, जैसे स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, है ना, इनके लिए आप फिर फील्ड भी निकाल पाएंगे उस फ्लक्स की हेल्प से। ठीक है, तो जो भी फ्लक्स आएगा उसके लिए फिर आप फील्ड भी निकाल पाएंगे। ओके, तो ये जो मैंने फ्लक्स का बेसिक सा फॉर्मूला लिखा था, फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इंटीग्रेशन की फॉर्म में, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपको फ्लक्स पता चल जाए कहीं से तो आप उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे, अगर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो भी आपने गॉसियन सरफेस बनाया होगा वो थोड़ा रेगुलर होगा, स्फेरिकल होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो कई बार अगर सिमेट्री दिखती हमें उस डायग्राम के अंदर उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आप लोग फ्लक्स निकाल के फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ हमने फ्लक्स वाला टॉपिक इंट्रोड्यूस किया।
और उसका बेसिक सा डेफिनेशन क्लियर किया, उस पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इस फ्लक्स को और ज़्यादा कंसीडर करेंगे जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गॉस थ्योरम पे बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।